Hello friends, welcome back to the channel Easy Easy Life. I am Nisha. We are going to discuss 20th century Indo-English writers who has contributed a lot of in the field of literature. Already we have discussed so many important writers of India. In that series, we have already discussed about Anita Desai who was born on 24th June 1937 in Missouri. She has her education in Miranda College, Delhi University, and she was married to Ashwin Desai in 1958. So on about her, and we have learned about her that she has been nominated, she has been shortlisted for Man Booker Prize for 3 times, right? And now we are going to discuss about some of her important novels and creations. We will discuss about the summary of those important works of Anita Desai. In that series, we are start with Cry the Peacock, which was published in 1963. Uh, Cry the Peacock was the first novel by Anita Desai. It is a psychological novel. अगर आप इसकी स्टडी को करोगे अच्छे से तो आपको इसको पता लगेगा कि इसमें क्या क्या चीज़ों को बताया गया है. इट इज़ अ साइकोलॉजिकल मैनर. ओके. साहित्य अकादमी अवार्ड वॉज वन बाय अनीता देसाई फॉर दिस नॉवल. ठीक है. शी गॉट साहित्य अकादमी अवार्ड फॉर द क्राई द पिकॉक विच वॉज पब्लिश्ड इन 1963. Let we talk about the important characters of the novel. There is Maya. Maya is the protagonist, who is daughter of Rai Sahab. Who is Rai Sahab now? Rai Sahab is an advocate from Lucknow. ओके. अब यहाँ पे ये जो हम बात कर रहे हैं, माया जो है वो एक प्रोटैगनिस्ट है हमारी हमारी इस नोवेल की सूत्रधार है ना. नोवेल की एक मेन कैरेक्टर है जो किनकी बेटी है, राय साहब की बेटी है. राय साहब जो है वो लखनऊ में एक एडवोकेट है, एक वकील है. ठीक है. उसके बाद हम बात करते हैं अर्जुन के बारे में. अर्जुन कौन है? ये इसका भाई है. किसका? माया का भाई है. अर्जुन इज द सिबलिंग हु इज लिविंग इन अमेरिका फॉर हिज स्टडीज. हायर स्टडीज के लिए अर्जुन जो है वो यूएस में शिफ्ट हो जाता है. अब यहाँ पर हम बात करते हैं अनदर इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर विच इज गौतम. गौतम इज अ फ्रेंड एंड लॉयर ऑफ राय साहब. यानी कि राय साहब का एक फ्रेंड भी है, क्योंकि राय साहब खुद एक लॉयर हैं, एडवोकेट हैं. उसी तरह से गौतम जो है वो भी एक एडवोकेट है, उनका फ्रेंड है. और दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ गौतम के बारे में क्या आती है? ही इज़ हस्बैंड ऑफ माया. और यहाँ पे क्राई द पिकॉक में हम जो स्टोरी पढ़ने वाले हैं आगे, वो पूरी तरह से माया और गौतम के इर्द गिर्द ही चलती है. अब आगे देखिए, रिलेशनशिप बिटवीन गौतम एंड माया इज नॉट ओके, इट्स कॉम्प्लिकेटेड. यहाँ पर इनका जो रिलेशनशिप है वो क्या है? कॉम्प्लिकेटेड है. या कहने के लिए ये दोनों हस्बैंड वाइफ हैं, लेकिन इनके बीच में जो एक रिलेशन है एज अ कपल, इट इज़ नॉट सो गुड, इट इज़ कॉम्प्लिकेटेड. गौतम इज स्पिरिचुअल वाइल माया इज मटेरियलिस्टिक. माया जो है वो मटेरियलिस्टिक है. ठीक है. और गौतम जो है वो थोड़ा स्पिरिचुअल मैनर रखता है. ड्यू टू ओवर एज देन माया देयर सेक्स लाइफ इज ऑल्सो बैड. एक और चीज है कि गौतम जो है वो माया से उम्र में कहीं बड़ा है. जस्ट बिकॉज वो हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि उसके पापा का फ्रेंड है, तो इनकी जो एक सेक्सुअल लाइफ है वो भी काफ़ी अच्छी नहीं है, जिसकी वजह से माया को जो अपने हस्बैंड से जो लव अफेक्शन जो मिलना चाहिए वो उसको नहीं मिल पाता. हालांकि वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता है उसको हैप्पी कर रखने की, लेकिन माया जो है वो उससे सेटिस्फाइड नहीं होती है, वो उससे खुश नहीं होती है. ड्यू टू नो लव एंड नो अटेंशन शी गेट डिप्रेस्ड एंड फ्रस्ट्रेटेड. बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन में आ जाती है माया जो है वो. मेंटली टेंशन लेना शुरू कर देती है, क्योंकि अपने जो पेरेंटल होम में जो उसको लव और अफेक्शन की थोड़ी कमी महसूस होती थी, जस्ट बिकॉज उसकी माँ नहीं होती हैं. और जो राय साहब हैं वही उसकी टेक केयर करते हैं, उसको नरिश करते हैं, उसको ब्रॉटअप करते हैं, बड़ा करते हैं. तो एक एक फीलिंग है उसके मन में कि उसको कहीं लव नहीं मिल रहा है. उसको लगता है कि शादी होने पे हो जाएगा ऐसा कि हाँ उसको लव अफेक्शन मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता है. ड्यू टू नो लव एंड अटेंशन, यानी कि गौतम की वो वाइफ है, लेकिन उसको कुछ ज़्यादा अटेंशन उससे नहीं मिलता है, तो वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड रहने लग जाती है, फ्रस्ट्रेट होने लग जाती है. शी फील्स कंफर्ट विद हर मदर इन लॉ एंड सिस्टर इन लॉ नीला. अब यहाँ पे देखिए दो अलग कैरेक्टर और आ जाते हैं. ये है मदर इन लॉ हैं और एक सिस्टर इन लॉ है नीला.
ये किसकी मदर है? ये गौतम की मदर है, माया की मदर इन लॉ है, सास है उसकी, और उसकी ननद है नीला। जब भी ये दोनों इससे मिलने आते हैं, ये इनके साथ नहीं रहते हैं, सेपरेट रहते हैं, हस्बैंड वाइफ दोनों अपने पेरेंट्स से, अपने ठीक है? तो ये जब भी माँ-बेटी जब भी ये गौतम से मिलने माया से मिलने आती हैं, तो माया को एक कम्फ़र्ट फ़ील होता है उनके साथ में, ठीक है? अब यहाँ पर एक टोटो है, टोटो कौन है? माया का डॉग है, ये एक बहुत इम्पोर्टेंट कैरेक्टर आ जाता है। ये माया अपना जो एक जो टाइम है वो सारा स्पेंड करती है किसके साथ? पूरा दिन जो है वो टोटो के साथ स्पेंड करती है, क्योंकि उसकी मदर इन लॉ और उसकी जो सिस्टर इन लॉ है वो उनके साथ नहीं रहते। कभी-कभार उनसे मिलने आते हैं। गौतम जो है वो अपने केसेज़ में, अपने काम में इतना ज़्यादा बिज़ी रहता है कि वो उसको बहुत ज़्यादा अटेंशन, बहुत ज़्यादा जो जो एक मैनर है हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप का, वो उसके साथ शो नहीं हो पाता है, तो बड़ा फ्रस्ट्रेट रहती है, बड़ा डिप्रेस रहती है, और अपना ये डिप्रेशन को कम करने के लिए जो माया है वो टोटो के साथ ही अपना टाइम स्पेंड करती है। अब होता क्या है, टोटो की डेथ हो जाती है एंड नो इमोशन शोन बाय गौतम, शी ब्रूटली डिप्रेस्ड एंड बिकम्स इनसेन। अब होता क्या है कि एक बार टोटो की डेथ हो जाती है, टोटो मर जाता है, और इसकी जो डेड बॉडी है वो पूरा दिन वहाँ पर पड़ी रहती है, आँगन में, ठीक है? और जब शाम को गौतम आता है तो माया बड़ा रो रही होती है ज़ोर-ज़ोर से कि हाँ, मेरा टोटो चला गया। अब वो चाहती है कि गौतम उसके प्रति संवेदना व्यक्त करे, उसको कम्फर्ट करे। गौतम उस डेड बॉडी को देखता है और वो किसी स्वीपर को बुलाकर उसकी डेड बॉडी को वहाँ से उठवा देता है और उसको बरीड करवा देता है, दफनवा देता है। तो लेकिन फिर भी माया जो है वो उससे इतना एग्रेशन उसको होता है कि गौतम ने उसके प्रति संवेदना व्यक्त नहीं की, क्योंकि वो भी एक फैमिली मेंबर की तरह था वो माया के लिए। लेकिन गौतम को उसके लिए इतना ज़्यादा अटेंशन कुछ फ़ील नहीं होता टोटो के लिए, तो वो उसकी डेथ पर बहुत ज़्यादा इमोशनल नहीं होता, व्हाइल माया इज़ वेरी इमोशनल, ठीक है? अब ये बहुत बुरी तरह से टूट जाती है उसकी डेथ से टोटो की, और बड़ा उसको एंगर फ़ील होता है और एकदम पागलपन वाली हरकतें वो करने लगती हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ बताई गई है, A peacock cries in rain to attention its partner like peacock she starts to cry। जिस तरह से एक मोर जब बारिश को देखकर चीखना चिल्लाना शुरू कर देता है, वो अपने पार्टनर का अटेंशन गेन करने की कोशिश करता है पिकॉक, उसी तरह से पिकॉक की तरह ही माया जो है वो बुरी तरह से चीखना चिल्लाना दुख मनाना शुरू कर देती है। अब एक और इम्पॉर्टेंट इंसिडेंट आता है एक एस्ट्रोलॉजर का। अब क्या होता है, ये एस्ट्रोलॉजर क्या डिफाइन करता है, सॉरी करती है, ये बताती है कि माया और गौतम की शादी के पहले पहले का एक इंसिडेंट है, जिसकी वजह से ये माया के दिलो दिमाग में वो चीज़ें हावी होती रहती हैं थोड़े-थोड़े टाइम बाद। माया और गौतम की शादी होने के पहले माया एक एस्ट्रोलॉजर के पास जाती है। वो एस्ट्रोलॉजर इसको ये बताती है कि इनकी शादी के कुछ वक़्त बाद में इन दोनों में से, चाहे वो माया है, चाहे वो गौतम है, इन दोनों में से किसी एक की मृत्यु हो जाएगी। ठीक है? एस्ट्रोलॉज़र की भविष्यवाणी क्या होती है कि माया एंड गौतम्स मैरिज शी गोज़ टू एन एस्ट्रोलॉज़र। बिफोर माया एंड गौतम्स मैरिज शी गोज़ टू एन एस्ट्रोलॉज़र हू टेल्स हर दैट वन आउट ऑफ द कपल वुड डाई आफ्टर 4 ईयर ऑफ देयर मैरिज। ये एक एस्ट्रोलॉज़र जो है वो माया को ये बताता है कि दोनों में से किसी एक की डेथ हो जाएगी इनके शादी के 4 साल बाद। One night she calls Gautam on the roof and throw him down at Gautam died। एक दिन ऐसे ही अपने इसी पागलपन में, अपने इसी फ्रस्ट्रेशन में माया बड़ी परेशान होती है और वो छत पर चली जाती है, और वहां पर ही वो गौतम को आवाज लगाती है कि तुम भी आ जाओ, छत पर आ जाओ। और जब गौतम उसके पास जाता है छत पे उसको मिलने के लिए, उससे बात करने के लिए, शी थ्रो हिम डाउन एंड गौतम इज डेड। उस टाइम पे वो गौतम को धक्का दे देती है। वो ये सोचती है कि शादी के बाद एस्ट्रोलॉजर ने कहा था कि दोनों में से किसी एक की मृत्यु हो जाएगी, ये तो नहीं कहा था कि माया की मृत्यु हो जाएगी, है ना? तो वो गौतम को धक्का दे देती है अपने उसी सनकपन में, अपने उस पागलपन में, और गौतम की मृत्यु हो जाती है। वो उस एस्ट्रोलॉजर की भविष्यवाणी को खुद ही सत्य कर देती है। अब यहाँ पर उसको जबरदस्ती जो है वो भेजा जाता है उसके फादर के घर पे, है ना? अब यहाँ पर जो उसकी जो मदर इन लॉ है, उसकी जो ननद है, वो बड़ा परेशान होती हैं, और माया की जो हालत है देखकर वो बड़ा परेशान होती हैं कि वो कहीं न कहीं ये समझती हैं उनकी मदर इन लॉ कि
गौतम की शायद डेथ के पीछे जो वजह है वो यही है, माया ही है। लेकिन फिर भी वो क्या करते हैं, माया की इस कंडीशन को देखते हुए उसे उसके पेरेंटल होम में भेज देते हैं। अब वहाँ पर उसकी हालत खराब ही रहती है, वो कभी ठीक नहीं हो पाती, बड़ा परेशान रहती है, और ज़्यादा उसके जो जो एक मेंटल जो एस्पेक्ट्स हैं वो बाहर निकल कर आने लगते हैं। नाउ शी इज़ फोर्स्ड टू सेंड इन मेंटल हॉस्पिटल। अब उसकी हालत ऐसी हो जाती है कि उसको घर में भी रखना पॉसिबल नहीं होता माया को, और माया को मेंटल हॉस्पिटल भेज दिया जाता है ट्रीटमेंट के लिए। अब यहाँ पर नॉवल की जो अंत होता है वो ये होता है कि माया को जब मेंटल हॉस्पिटल से वापस इसके घर लाया जाता है, तो इसकी जो मदर इन लॉ है, इसकी जो सिस्टर इन लॉ है, वो इसको मिलने जाती हैं। ठीक है? और यहाँ पर नॉवल में एक व्हाइट शैडो दिखाई जाती है। लास्ट सीन ऑफ द नॉवल ये बताता है कि माया जो है ऐसे कहीं छत पर खड़ी होती है और वो एक व्हाइट शैडो सी दिखाई जाती है, अपीयर होती है। इट सीम्स दैट माया हैज़ किल्ड हरसेल्फ और हर मदर इन लॉ। ये एक अजीब सी कंडीशन दिखाई गई है, ये रीडर्स पर छोड़ दिया गया है कि वो इमेजिन करें कि लास्ट में आकर माया क्या करती है। माया अपने अपनी सबको लगता है कि माया कुछ ठीक हो रही है, या वो जब घर लाया जाता है उसको, तो उसकी जब मदर इन लॉ आती हैं, ये उनके पीछे पीछे जाती हैं उसको माया को देखने, जब वो छत पे चली जाती है, तो ऐसा लगता है एक व्हाइट सी शैडो अपीयर होती है, और ये रीडर पर यहाँ पर छोड़ दिया जाता है कि वो माया है या माया की मदर इन लॉ है। ये वहाँ पर कुछ भी नहीं दिखाया जाता, बस एक व्हाइट शैडो अपीयर होती है और वो गायब हो जाती है। अब ये नहीं पता लग पाता कि माया ने खुद को खुद छलांग लगा दी और वो मर गई, या उसने अपनी मदर इन लॉ को मार डाला। ऐसा कुछ भी उस पे नहीं शो किया जाता। लास्ट सीन बस ये है एक व्हाइट शैडो के अपीयर होने का, और ऐसा लगता है कि माया ने या तो खुद को मार डाला है या अपनी मदर इन लॉ को मार डाला है। ठीक है? ये बड़ा मतलब उसकी वेदना को दिखाया गया है, उसकी मतलब हेल्पलेसनेस को दिखाया गया है कि वो बड़ा फ्रस्ट्रेट है अपने हस्बैंड वाइफ के रिलेशन के साथ में, वो सब चीज़ों को बताया गया है। अब हम बात करते हैं वॉइसेस इन द सिटी, अनीता देसाई का। ये दूसरा एक बहुत इम्पोर्टेंट नॉवल है। ठीक है? इसके बारे में हम बात करते हैं। देखिए, इसमें क्या बताया गया है, पहली चीज़ ये देखिए, इट वाज़ पब्लिश्ड इन 1965। ठीक है? ये इनका एक सेकंड नॉवल है। इनकी जो थीम है, तो बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, चेंजेस इन सोसाइटी एंड मॉडर्निज्म, कि हमारी सोसाइटी, हमारे आसपास कैसे-कैसे चेंजेस होते जा रहे हैं, उन सारी चीज़ों को यहाँ पर बताया गया है। दिस इज़ द स्टोरी ऑफ 4 सिबलिंग्स। वन इज़ अरुण हू इज़ सेटल्ड इन अमेरिका एंड ही इज़ द एल्डेस्ट वन। देर आर 4 सिबलिंग्स, भाई बहन है। फर्स्ट इज अरुण, सेटल्ड इन अमेरिका, हु इज एल्डेस्ट। अब इसके बारे में आपको कुछ ज़्यादा रेफरेंस नहीं मिलेगा। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट अनदर 3 important siblings which are very important character. First is मोनिशा। बाय अगर सीक्वेंस लें सॉरी भाई बहनों के, तो मोनिशा सेकंड नंबर पर आती है, पर हमारा यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है मनीषा। मोनिशा जो है, शी इज़ मैरिड टू अ ट्रेडिशनल फैमिली। बड़ी एक ट्रेडिशनल फैमिली में इसकी शादी कर दी जाती है। ये ओवर थिंकिंग बहुत करती है, बड़ी नर्वस रहती है, एक्सपेक्टेड टू बी अ कंप्लीट हाउसवाइफ, क्योंकि ट्रेडिशनल फैमिली में इसकी शादी कर दी जाती है। वाइल शी इज़ वेरी चार्मिंग, वेरी ब्यूटीफुल और एंथुसियास्टिक है, और ये अपनी लाइफ में बहुत कुछ करना चाहती है, बट जो इसके जो ड्रीम्स हैं वो सारे क्रश कर दिए जाते हैं जब इसकी शादी ट्रेडिशनल फैमिली में हो जाती है। और इसको इससे एक्सपेक्टेशन की जाती है, मोस्टली इंडियन हाउसेस में यही होता है कि जो लड़कियां हैं उनसे यही एक्सपेक्ट किया जाता है टू बी ए कंप्लीट हाउसवाइफ, डिवोटी होना चाहिए, घर को चिपक जाए वो एक तरह से, ऐसे नहीं कि मतलब आपको घर से, अपने परिवार से ऊपर उठकर कुछ भी ना दिखाई दे, ना सुनाई दे, कुछ भी नहीं आपको सोचना। ऐसी एक एक्सपेक्टेशन जो है वो इंडियन वुमेन्स के द्वारा इन अपनी बहुओं के लिए ऐसी की जाती है। शी हैज़ नो चिल्ड्रन। बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर इसके बच्चे नहीं हो पाते हैं। डिप्रेस्ड विद द कंजर्वेटिव थिंकिंग ऑफ कंजर्वेटिव सोसाइटी। ये जो संकीर्ण सोच है ना इस समाज की, उसकी उसकी इस थिंकिंग से ये बड़ी डिप्रेस्ड होती है कि एक तो अपनी कुछ लाइफ की अपनी मर्जी से कुछ डिसीजन नहीं ले सकती, डिसीजन मेकिंग नहीं कर सकती है, कहीं आ नहीं सकती, जा नहीं सकती, ऐसे रहो, ऐसे खड़े हो, ऐसे बैठो, ऐसे खाओ पियो। तो वो सारे रूल्स एंड रेगुलेशन वुमेन्स पर ही क्यों हावी होते हैं, वो सारी चीज़ों को लेकर ही इसकी ओवर थिंकिंग भी रहती है और नर्वसनेस भी रहती है।
बच्चे नहीं हो पाते हैं तो कंजर्वेटिव सोसाइटी का जो मैनर है इनके प्रति, ऐसी लेडीज के प्रति, वो और भी ज़्यादा हिलेरियस हो जाता है। शी किल्ड हर सेल्फ इन हर बाथरूम, ये अपने आप को मार डालती है, सुसाइड कर लेती है अपने बाथरूम में, और बर्न्स हर सेल्फ, जला लेती है। मतलब इतनी परेशान हो जाती है ना ये अपनी लाइफ से, कि ये कब जलाती है उसके बारे में हम आगे जाके बात करेंगे। मेरे को जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लगे थे वो मैंने सारे इसमें मेंशन कर दिए हैं। ये सुसाइड कर लेती है, बर्न कर लेती हैं खुद को, लेकिन ये एक डायरी ज़रूर लिखती हैं, ठीक है? ये डायरी लिखती हैं, इन्हीं की डायरी के पढ़ने, जब इनकी डायरी इनके भाई-बहनों को बाद में मिलती है, तो इनको उनके उन भाई-बहनों को इनके बारे में और ज़्यादा जानने का, इनके जीवन के जो सत्य हैं, उनको समझने का मौका मिलता है, ठीक है? लेकिन होता कुछ नहीं है क्योंकि बहन तो खत्म हो गई है ना। फिर एक और कैरेक्टर है निरोध। निरोध भी इनका जो है वो एक भाई है, हैविंग प्रॉब्लम्स टू एडजस्ट इन कलकत्ता। ये निरोध जो है, अरुण और मोनिशा का जो भाई है, ये अपने आप को सेटअप करना चाहता है, ये अपना कोई बिजनेस सेटअप करना चाहता है, लेकिन एक ब्रॉड विजन नहीं होता है, जिसकी वजह से ये जितने भी बिजनेस को स्टार्टअप करता है वो थोड़े थोड़े टाइम बाद में डाउनफॉल में चले जाते हैं, वो ख़त्म हो जाते हैं, है ना? इसके अपने कुछ ड्रीम्स हैं कि मैं इस तरह से अपना कोई काम शुरू करूँ। वर्क्स इन ए न्यूज़पेपर कंपनी, ये एक न्यूज़पेपर कंपनी में काम करता है। लेफ्ट द जॉब एंड ट्राइज़ फॉर डिफरेंट जॉब बिज़नेस, ठीक है? अब ये इसका जो एक एम है वो क्या है, ये कोशिश करता है एक नॉवल लिखने का, लेकिन इसको उसमें भी बहुत सारे फेलियर्स को फेस करना पड़ता है। ही कंपेयर्स कैलकाटा टू गॉडेस काली, ये फ़ील करता है कि कलकत्ता शहर काली माँ की तरह है। जैसे काली माँ अपने आस-पास के जो जो दूसरे लोग हैं, वो सब चीज़ों को दफ़्न कर देते हैं, ख़त्म कर देती हैं, यानी कि सुप्रीम पावर है उनके अंदर कि वो अपने आस-पास की जो चीज़ें हैं, उनको विनाश कर देती है। तो इनको लगता है कि कलकत्ता जो शहर है, ये भी किसी चीज़ों को सीमित कर देता है, ये किसी को एक्सप्लोर नहीं होने दे रहा है ना? तो ये उनको एक कंपैरिज़न करता है। निरोध जो है, ये बहुत ज़्यादा कोशिश करता है बिज़नेस को सेटअप करने में, अपने आप को सेटअप करने में, बट ही इज़ अनसक्सेसफुल। अब यहाँ पे एक और कैरेक्टर हम पढ़ते हैं, धर्मा। धर्मा एक कैरेक्टर है, ये एक पेंटर है, अच्छी खासी एज का है। इसकी भी सेम विचारधारा है, निरोध की तरह ही ये रहता है, और इसका अपना एक ग्रुप है फ्रेंड्स का, एल्डरली पीपल पीपल हैं इनके, इन सब का एक अलग ही ग्रुप चलता है, ये कुछ अलग ही तरीके से काम करते हैं। ये निरोध को काफ़ी ज़्यादा समझता है, और इसी निरोध की वजह से, यानी इनके जब आपस में इंटीमेसी होने लग जाती है, अच्छे फ्रेंड्स जब ये बन जाते हैं, तो निरोध जो है वो अपनी सिस्टर को इससे मिलवाता भी है, ठीक है? जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। अब हम बात करते हैं निरोध क्या-क्या करता है। निरोध सीज़ ए ड्रीम इन which he sees goddess Kali's shadow in his mother and solved out all problems with his mother। अब निरोध को एक दिन जो है वो काली माँ सपने में दिखाई देती है। इन्हें ऐसा लगता है कि काली माँ इनकी माँ के रूप में इनको सामने दिखाई देती है, और ये अपनी सारी प्रॉब्लम्स को अपनी मदर के साथ सॉल्व आउट करने की कोशिश करता है, क्योंकि ये अपनी माँ से ज़्यादा कभी बात नहीं करता होता, दूर रहता है उनसे। तो अब इसको लगता है कि काली माँ जो सपने में आई है, माँ के रूप में आई है, तो ये अपनी माँ के पास जाता है, उनसे अपने सारे मैटर्स को, प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करता है, क्योंकि ये बहुत फाइनेंशियली उनसे हेल्प करने की माँगने की कोशिश करता है, लेकिन इसकी मदर हेल्प नहीं करती हैं। अब जो नेक्स्ट कैरेक्टर है ये है अमला का, ये इनकी सबसे छोटी बहन है। अमला जो है ये भी अच्छी एंथुसियास्टिक चिर्पी गर्ल है, स्वीट है, इनोसेंस है। ये भी सेटल होने की कोशिश में लगी हुई है, कलकत्ता से शहर में अपने आप को एडजस्ट करने में लगी हुई है। कलकत्ता जो एक महानगर है ना? वहाँ पर अपने आप को ये सेटअप करना चाहती है, ये छोटे-छोटे जॉब्स करती है, और ये मीटिंग होती है एक बार इसकी धर्मा से, निरोध की वजह से ये मिलती है और बड़ी इम्प्रेस हो जाती है उससे। ऐड हर इन हिज ग्रुप ऑफ हाई प्रोफाइल पीपल। अमला को जो निरोध है वो अपने हाई प्रोफाइल जो लोगों का जो ग्रुप है उसमें शामिल कर लेता है। अब धीरे-धीरे जब अमला इनके कॉन्टैक्ट में आती है, इनके साथ घूमती-फिरती है, पार्टीज़ में जाती है, या कुछ भी इनके साथ जब कनेक्शन में आती है, तो धीरे-धीरे उसको फ़ील होता है कि उसके ग्रुप के सभी जो लोग हैं वो बड़े बनावटी हैं, नकली हैं, धोखेबाज़ हैं, क्योंकि ऐसे ही धीरे-धीरे उसको जब लोगों के साथ डील करती है, तब उनके उसको पता लगने लगता है कि लाइफ़ ऐसी नहीं है जैसा हम सोचते हैं।
शी लीव्स ऑल हर कनेक्शन विद धर्मा एंड हिज ग्रुप। जब उसको वो सारी फेकनेस दिखाई देने लग जाती है तो वो इन सब से बचने की कोशिश करती है और धर्मा को और उसके सारे कनेक्शंस को, उनके जो ग्रुप के जो लोग हैं उन सबको छोड़ देती है। अब धीरे धीरे उसको ये भी पता लगता है, शी कम्स टू नो दैट धर्मा हैज अ डॉटर एट द सिमिलर एज ऑफ अमला। अमला को ये भी पता लगता है कि धर्मा की खुद की एक बेटी भी है जो अमला की उम्र की है और जिससे वो बड़ा बुरा व्यवहार भी करता है। तो उसके बाद तो अमला को धर्मा से नफरत ही हो जाती है एक तरह से, कि बिल्कुल भी उसके वो आसपास भी नहीं जाना चाहती। शी स्टार्ट्स टू लिव अ सिंपल एंड सोबर लाइफ। अब ये फिर से अपनी एक सिंपल और सोबर लाइफ को शुरू कर देती है जीना। इसको लगता है कि भाई जितना है उसी में गुजारा कर लो, वो ठीक है। ऐसे ज़्यादा उछलने की, ज़्यादा मतलब भाग दौड़ करने की ज़रूरत नहीं है। लोग बहुत बनावटी आपने मुखौटे लगाकर आपको ठगने की, आपको परेशान करने की कोशिश करते हैं। बड़ा डिस्ट्रेस हो जाती है जब इसको अपनी सिस्टर मोनिशा की डेथ के बारे में पता लगता है। शी गेट्स ए जॉब ऑफ ड्राइंग्स ऑफ पंचतंत्रा वेयर शी वॉज वर्किंग एन एडवर्टाइजमेंट कंपनी। अब जब ये छोटी सी एक जॉब इसको मिल जाती है एक एडवर्टाइजिंग कंपनी में, जब ये काम करती है तो इसको पंचतंत्र की कहानियां जो है उसके लिए ड्राइंग करने का काम मिल जाता है। क्योंकि हम पहले पढ़ चुके हैं, निरोध भी एक पेंटर होता है जिसकी वजह से अमला को भी पेंटिंग करने का मौका मिल हेल्प हो जाती है निरोध धर्मा की तरफ से। धर्मा जो एक पेंटर है उसके साथ इसकी अच्छी बॉन्डिंग जब होती है तब इसको भी पेंटिंग उससे करने का, सीखने का मौका मिल जाता है। वो काफ़ी चीज़ें इसकी क्लियर आउट भी करता है। जब ये पंचतंत्र की कहानियों की ड्राइंग्स किया करती है, जो काम करती है, तो उसके बाद इसकी लाइफ में जो है एक बड़ा सा चेंजेस आने लग जाता है। ठीक है। अब यहाँ पर इसको ये चीज़ समझ में आ जाती है कि ये जो चारों भाई बहन है ये कैसे उस बड़े से शहर में अपने आप को, सॉरी चारों नहीं, दो ही रह गए हैं क्योंकि बड़ा भाई जो है वो तो ऑलरेडी सेटल है। उसके बाद है मोनिशा जो अपने आप को एक कंजर्वेटिव सोसाइटी में, एक फैमिली में बंधा हुआ महसूस करती है और बच्चे भी नहीं होते हैं तो एक बहुत डिप्रेशन में चली जाती है और अपनी लाइफ को डिस्ट्रॉय कर लेती है। और अब जो रह गई हैं निरोध और मोनिशा, निरोध और अमला, सॉरी, ये लोग भी अपने आप को एडजस्ट करने की कोशिश में लगे रहते हैं। जबकि अमला जो है वो जब धर्मा के कनेक्शन में आती है तो पहले तो उसको बड़ा अच्छा लगता है, अच्छा चेंज उसको लगता है कि उसकी अपब्रिंगिंग के साथ साथ अब उसका जो जो मॉडर्निज्म का जो कॉन्सेप्ट है, यानी कि कलकत्ता शहर जो है वो एक बड़ा महानगर है, बहुत बड़ी सिटी है। उसका लाइफस्टाइल के जो चेंजेस हो जाएंगे या होते हैं, उन सारी चीज़ों को लेकर बड़ा उसको पहले अच्छा लगता है। लेकिन जैसे-जैसे वो लोगों के कनेक्शन में आती है तो उसको वहाँ की जो फेकनेस है, जो बनावटीपन है वो नज़र आने लगता है। फिर उसे लगता है कि मेरी सिंपल सोबर लाइफ़ पहले जैसी ही ठीक है, मैं जैसी थी वैसी ही अच्छी हूँ। एवरीवन नीड्स अ चेंज इन देयर लाइफ़। हर किसी को अपनी ज़िंदगी में एक चेंज की ज़रूरत होती है। व्हाइल दे डू नॉट नो एनीथिंग अबाउट द चेंज, बल्कि उनको ये पता नहीं होता। हर कोई चाहता है कि वो अपनी लाइफ को थोड़ा-सा मॉडिफाई करे, थोड़ा-सा चेंज करे, अपने लाइफ़स्टाइल को चेंज करे। लेकिन उसे ये नहीं पता होता है कि जो लाइफ़स्टाइल या जो चेंज वो अपनी लाइफ में लाना चाहते हैं, वो उनके लिए अच्छा है या बुरा है, इसके बारे में उनको नहीं पता होता है। वो वक़्त के साथ ही इनको पता लगता है। तो इस चीज़ों पर आकर वॉइसेज़ इन द सिटी सिटी शहरों का जो शोर है, उस शोर में इनको अपनी जो आवाज़ें हैं, वो कहाँ तक गूंजती हुई सुनाई देती हैं, वो सब इनको बताने की कोशिश की है। बड़ा अच्छा नॉवल है। ये हर किसी के साथ होता है, चाहे आप सिर्फ़ कलकत्ता शहर का बैकग्राउंड नहीं, आज आप इंडिया के किसी भी बड़े शहर में सेटअप होने की कोशिश करें, आपकी लाइफ में जो छोटी से छोटी चेंजेस जो होंगे उसका क्या इम्पैक्ट आपकी पूरी लाइफ पे पड़ता है, वो सारी चीज़ें हम इस नॉवल से कोरिलेट करके समझ सकते हैं। तो चलो आगे चलते हैं, एक और बहुत अच्छा सा ले लेते हैं नॉवल। वो है फायर ऑन द माउंटेन विच वॉज पब्लिश्ड इन 1977। इट इज सेटअप इन 3 पार्ट्स, डील विद लोनलीनेस एंड विड्रॉल्स। पहली चीज इसकी थीम यहीं पर ही क्लियर कर देते हैं। पहली चीज ये थीम यहीं पर क्लियर हो जाती है, वो ये है कि ये नॉवल 3 टुकड़ों में बटा हुआ है। ये पूरी तरह से नॉवल जो है वो अकेलेपन को और पीछे हटने को, विड्रॉल यानी किसी चीज से बचने की चीजों को बताया गया है। इसका जो बैकग्राउंड है वो कसौली जिला है हिमाचल प्रदेश का। ठीक है, उन सारी चीजों को यहाँ पर बताया गया है। अब यहाँ पर पहले इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स के बारे में बात कर लेते हैं इस डायग्राम के थ्रू। ठीक है, देखिए हमारी जो मेन कहानी है वो घूमती है इनके आसपास। इनके किनके? सबसे पहले देखिए जी,
इसको थोड़ा सा ब्रॉड कर लेते हैं। ओके, नाउ ओके। देखिए, हमारी जो सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट जो कैरेक्टर हैं वो हैं नंदा कौल। नंदा कौल जी कौन है? ये एक विडो लेडी हैं, ठीक है। ये कहाँ रहती हैं? कारी नानल जो प्लेस है कसौली जिले में, इनका एक बंगला है, ठीक है। ये अंग्रेजों के ज़माने का बना हुआ बंगला है। कैरी नेनल जो कैसल है एक तरह से, काफ़ी बड़ा बंगला है कसौली जिले में। ये वहाँ की स्टोरी का सेटअप है, कसौली, हिमाचल प्रदेश में। अब हम बात करते हैं नंदा कौल के हस्बैंड की। हस्बैंड का नाम यहाँ पर नहीं दिया गया है, ठीक है। अब यहाँ पर जो बात करते हैं इनके हस्बैंड की, ये क्या है? ये वाइस चांसलर रहे हैं, इनकी डेथ हो चुकी है, यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रहे हैं। अब आगे इम्पॉर्टेंट चीज़ें देखिए, ये है इला दास जी। इला दास नंदा कौल की फ्रेंड है, जिनके बारे में हम बाद में बात करेंगे। ये है रामलाल, ये कुक हैं, क्योंकि नंदा कौल जो है वो अकेली रहती हैं इस बड़े से बंगले में। इनके हस्बैंड की डेथ हो चुकी है और ये बिल्कुल अकेली रहती हैं। अब हम इनके बारे में बात करते हैं, इनके बच्चों के बारे में। अब देखिए, इनके जो बच्चे हैं, अब उनके बारे में पहले बात कर लेते हैं। इनके जो बच्चों में सबसे पहले हम लेते हैं आशा के बारे में। इनकी एक बेटी है आशा, ठीक है। अब ये जो आशा है, ये एक दिन इनको फ़ोन करती है, ठीक है। अभी मतलब आप देखें इनका जो बैकग्राउंड है वो कैसे आता है कि आशा जो है, इनकी बेटी जो है, ये इनको फ़ोन करती है और ये कहती है कि मम्मी, आपसे एक हेल्प चाहिए, एक फ़ेवर चाहिए। नंदा कौल जो है वो बड़ा अकेलेपन में रह के खुश है, हस्बैंड की डेथ के बाद तो बिल्कुल ही अकेली हो जाती हैं। इनका रहन-सहन बड़ा सिंपल सा है, बस घर में ही रहना होता है। इनका जो कुक है वो इनके लिए काम करता है और इनको कोई लेना-देना नहीं होता है, किसी से ज़्यादा बात नहीं करती हैं और इनका फ़ोन भी कभी बज जाए ना तो इनको बड़ी टेंशन हो जाती है कि कोई आ ना जाए घर में, है ना? तो अब ये जो आशा है, ये अपनी माँ को फ़ोन करके कहती है कि मम्मी, आपसे काम है, मुझे आपका फ़ेवर चाहिए, ठीक है। अब होता क्या है, इनकी आशा की एक और बेटी है। आशा यानी नंदा कौल की बेटी है आशा, और आशा की बेटी है तारा, ठीक है। और तारा की बेटी है राका। ये छोटी-सी बच्ची है, कोई 8-9 साल या 10 साल की आस-पास की बच्ची है, छोटी-सी उम्र की, ठीक है। अब ये जो राका है, यानी कि ये ग्रेट ग्रैंड डॉटर है किसकी? नंदा कौल की। यानी कि ये जो बच्ची, इस बच्ची की मम्मी तारा, तारा की मम्मी आशा और आशा की मम्मी नंदा कौल। यानी कि राका जो है, ये पड़दोहिती है नंदा कौल की, ये पड़नानी है। नंदा कौल जो है इस टाइम पे पड़नानी की एज में है। अब ये बुजुर्ग भी हैं, इनका रहने का वहाँ पे कुछ ज़्यादा मन भी नहीं करता, अकेले में ही रहती हैं, तो इनको ये ज़िम्मेदारियों से बचना चाहती हैं। अब आशा एक दिन फ़ोन करके कहती है कि मम्मी, आपको मेरी दोहिती जो है वो राका, उसका ख़्याल रखना पड़ेगा कुछ समय के लिए। होता क्या है कि ये जो तारा है, वो बहुत बीमार है, ठीक है? ये बहुत ज़्यादा बीमार है और जिसकी वजह से ये इसको वहाँ पर अपने साथ नहीं रख पा रहे हैं, इसकी ध्यान नहीं रख पा रहे हैं और ये क्या करते हैं, ये शिफ्ट हो जाती है जिनेवा में, ठीक है? ये जिनेवा में अपने हस्बैंड के साथ में शिफ्ट हो जाती है और ये जो है आशा, ये भी बीमार रहती है और ये भी बीमार है। तो राका की ज़िम्मेदारी जो है वो नंदा कौल के पास में आ जाती है। अब राका जब नंदा कौल के पास चली जाती है, ठीक है? जब ये मतलब लेटर भेजती है एक, कि लेटर से पहले जब तक इनके पास इन्फॉर्मेशन आती है, फ़ोन पे भी बता देती है कि आएगी और ये लेटर भी भेज दिया जाता है कि इस दिन, इस तारीख, इस जगह पर पहुँचेगी। तो ये नंदा कौल जो है वो रामलाल को भेजकर राका को बुलवा लेती है, ले आता है उसको जाके, है ना? बस स्टैंड से जाकर ले आता है या बाय ट्रेन जब ये आती है, जैसे आती है, तो ये उसको ले आता है। अब जब ये राका जो है, ये इसको देखती है नंदा कौल को, तो बड़ा अजीब-सा महसूस करती है। राका जो है, ये ऐसी बच्ची है जो खुद किसी से मिक्स अप नहीं होती है ना? ये मतलब बड़ा अजीब-सा इसका नेचर दिखाया है। बच्ची है, छोटी बच्ची है, अपने में मस्त रहती है, ज़्यादा बात नहीं करती है, मिक्स नहीं होती है, लेकिन इसको घूमना-फिरना पसंद होता है। दूसरी तरफ नंदा कौल जो है, वो खुद अब एक ऐसी एज में आ गई है कि उसको खुद किसी की ज़िम्मेवारी लेना पसंद नहीं है। तो ये दोनों के बीच में पहले तो ये जो बॉन्डिंग है, बनती ही नहीं है, काफ़ी समय तक। अब रामलाल के ऊपर ज़िम्मेदारी आ जाती है कि वो इस राका को घुमाता है, फिराता है, इसकी पसंद का खाना बनाता है। आस-पास पहाड़ियाँ ही पहाड़ियाँ हैं कसौली में,
तो वहाँ पर उसकी खूबसूरती को दिखाता है, तो ये उसके साथ अच्छा घुलने-मिलने लग जाती है। अब धीरे-धीरे राका जो है वो अपना जो खुलकर बात करना शुरू कर देती है, चहचहाती सी चिड़िया की तरह चहकती रहती है घर में। तो धीरे-धीरे नंदा कौल जो है वो अच्छा महसूस करती है इसके साथ में, कि हाँ मतलब बच्ची है उसके साथ में, उसको घर में धीरे-धीरे अच्छा महसूस होने लग जाता है। ठीक है? तो ये सारी चीज़ों को यहाँ पर बताया गया है। अब हम एक और कैरेक्टर के बारे में बात करते हैं। इला दास के बारे में हमने जो बात की थी। इला दास जो है वो नंदा कौल की फ्रेंड है। एक बार इला दास जो है वो फ़ोन करके बता देती है कि मैं तुमसे मिलने आ रही हूँ। पहले तो बचपन से बहुत अच्छी सहेलियाँ होती हैं, बड़ी हो जाती हैं, शादियों के बाद में मिलती रहती हैं, फिर धीरे-धीरे लाइफ़ में आगे-आगे बढ़ते रहते हैं, तो ये न इल मिल नहीं पाते हैं या मिलना पसंद नहीं करती है। ये अपनी लाइफ़ में बिज़ी हो जाती है, इला दास अपनी लाइफ़ में बिज़ी हो जाती है। होता क्या है, इनके आपस में कुछ डिस्प्यूट्स भी हुए होते हैं, यानी कि जो नंदा कौल के जो हस्बैंड हैं वो एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में रहते हैं। इधर से इला दास के जो हस्बैंड है वो भी एक एक्स्ट्रा अफेयर में रहते होते हैं। तो इनका जो आपस में जो हस्बैंड वाइफ का जो रिलेशन है वो भी इनका अच्छा नहीं होता। तो एक दूसरे के बारे में इला दास को नंदा कौल को अच्छे से पता होता है। ठीक है? अब होता क्या है, फायर ऑन द माउंटेन जो एक टाइटल लिया गया वो ये क्या है कि पहाड़ पर आग जलाना। अब यहाँ पर होता क्या है कि ये जो इला दास है ये बहुत पुरानी फ्रेंड है नंदा कौल की, जो इसको बोलती हैं कि मैं तुमसे मिलने आना चाहती हूँ। तो ये उसको मिलने के लिए जाती है। अब ये इला दास नंदा कौल के पास आती है इला दास और कहती है कि मैं तुम्हारे पास रहूँगी। नंदा कौल पहले तो बड़ा डिप्रेस सी होती है, ये कहती है कि नहीं-नहीं मैं ज़िम्मेवारी नहीं उठा सकती, तू आएगी ऐसे परेशान होगी, मेरे पास मेरी परदोहिती भी रहने के लिए आई हुई है, ग्रेट ग्रैंड डॉटर आई हुई है, उसको टाइम स्पेंड करना होता है, मुझे उसका ध्यान रखना होता है। तो वो कहती है कि कोई बात नहीं मैं आती हूँ, पर जब ये आती हैं तो पहले तो एक फॉर्मल अच्छा हाल-चाल एक-दूसरे का पूछती हैं, बस ठीक है। उसके बाद ईला दास जो है वो क्या है एक एनजीओ चलाती है, एनजीओ में काम करती हैं और सोशल सर्विस करने का काम करती हैं और ये क्या काम करती हैं कि जो माइनर गर्ल्स हैं उनको उनकी शादियाँ होने से बचाती हैं, रोकती हैं, यानी कि ये चाइल्ड मैरिज जो है उसके अगेंस्ट काम करती हैं। और इला दास के साथ एक इंसिडेंट ऐसा हो जाता है कि एक दिन नंदा कौल की वजह से ये मतलब इतना ज़्यादा अच्छे से बिहेव नहीं कर रही होती है, तो इला दास कहती है कि ठीक है मुझे चले जाना चाहिए। तो ये एक बार ऐसे ही शॉपिंग विंडो शॉपिंग करने के लिए कसौली के आस-पास गाँव में ही घूम रही होती है और वो कहती है कि मैं वहाँ से चली जाऊँगी और इला दास भी सॉरी जो नंदा कौल है वो भी उसके ऊपर अटेंशन नहीं देती कि तुम वापस आना या नहीं आना। तो इला दास जब मार्केट में ऐसे विंडो शॉपिंग कर रही होती है, कुछ चीज़ों के बारे में पूछ रही होती है, हालाँकि उसके पास पैसे भी नहीं होते हैं कि वो उन चीज़ों को खरीद सके। तो जो शॉपकीपर है वो इसको इला दास को कहता है कि मैम आप वही हो ना जो चाइल्ड मैरिज के अगेंस्ट काम करती हो? तो वो कहती है हाँ। तो वो कहता है कि मैडम आपको ना तुरंत ही यहाँ से निकल जाना चाहिए। एक कैरेक्टर आता है, वो कैरेक्टर कौन-सा है? ये देखिए। ये कैरेक्टर आता है प्रीत सिंह का। ये एक लड़की का लोकल चाइल्ड जो वहीं पर जो एक चाइल्ड मैरिज कर रहा होता है ये आदमी जो है ये अपनी बेटी का प्रीत सिंह, जिसकी शादी ये जो इला दास है वो रुकवा देती है। अब प्रीत सिंह जो है वो इससे बदला लेने की कोशिश करता है। वो कहता है कि मैं इसको मार कर ही रहूँगा और वो क्या करता है, इला दास जब उस मार्केट से निकल रही होती है, तो वो उसका पीछा करता है। इला दास को लगता है कि वो जल्दी ही पहाड़ियों को क्रॉस करते हुए यानी कि जो पगडंडी वाला जो रास्ता है वहाँ से तुरंत ही जल्दी ही पहुँच जाएगी, दूर उसको दिखाई दे जाता है। सनसेट होने से पहले ही वो अपने गाँव में पहुँच जाएगी। लेकिन प्रीत सिंह क्या करता है, ये उसके ऊपर अचानक पीछे से हमला कर देता है, उसको खींचकर झाड़ियों में ले जाता है, उसको ब्रूटली रेप करता है और उसको वहाँ पर मार देता है। अब यहाँ पर एक फ़ोन जो है वो पुलिस की तरफ से नंदा कौल को जाता है, क्योंकि जब ये उसका बैग सर्च करते हैं पुलिस वाले, तो उसको एक जब ये डेड बॉडी मिलती है इला दास की, तो एक फ़ोन कॉल जो है वो नंदा कौल के यहाँ पर जाता है। नंदा कौल को बताया जाता है कि एक डेड बॉडी मिली है और जिसके पास एक थैला जो पर्स जो था, उसके अंदर एक डायरी मिलती है जिसमें नंदा कौल का नंबर होता है, तो उसी के ऊपर वो बता रहे हैं उसको कि हमें एक डेड बॉडी मिली है, आप आकर आइडेंटिफ़ाई करें।
कि ये किसकी है, या जो भी आगे की प्रोसीजर होती है उन सबको बताया गया है। अब नंदा कौल को जब पता लगता है कि इला दास के साथ ब्रूटली रेप किया गया है और उसको मार डाला गया है, तो वो बड़ा ही अंदर इतना दुःख महसूस करती है कि वो ज़ाहिर नहीं कर पाती है। वो इतना अफ़सोस करती है कि काश वो इला को वहाँ जाने से रोक लेती। क्योंकि इला दास जो है, इसका रहन-सहन ना बड़ा अल्लड़ किस्म का होता है। गंदे-गंदे से कपड़े पहनती है, अजीब-सी चप्पलें पहनती है, खुले बाल अजीब से रखती है। तो बड़ा एक रस्टिक मैनर जो है वो इस इला दास का कैरेक्टराइज़ेशन दिखाया गया है। तो इसको मतलब ज़्यादा पसंद नहीं करती है नंदा कौल अब। कुछ तो ऐज भी हो गई है, रिस्पॉन्सिबिलिटी से डरती है। लेकिन जब इसको उसकी डेथ के बारे में पता लगता है, वो भी अनफॉर्च्यूनेट डेथ जो होती है, उसके बारे में पता लगता है, तो बड़ा दुःख होता है। और दूसरी तरफ हमने जो बात की थी अभी राका के बारे में, जो छोटी बच्ची है, जो राका के बारे में हम बात कर रहे थे, जो नंदा कौल की ग्रेट ग्रैंडडॉटर है, ये रामलाल के साथ जाती है पहाड़ी पर। इसको कहती है कि मैंने सुना है कि पहाड़ों पर भी आग लगती है, तो कैसे लगती है? तो रामलाल इसको माचिस की बताता है। ये रामलाल कहता है कि तुम पहाड़ों पर आग क्यों देखना चाहती हो? तो कहती है मैं ना किचन में से माचिस लेकर आई हूँ। तो ये क्या करती है, थोड़ी बहुत घास इकट्ठा करती है और उसको जला देती है, और फिर खुशी से चीखती है कि देखो मैंने पहाड़ों पर आग लगा दी, मैंने पहाड़ों पर आग लगा दी। तो अब ये घर पे आके अपनी ग्रेट ग्रैंड जो मदर हैं, उनको आकर बताती है कि नानी मैंने वहाँ पर पहाड़ों पर आग लगा दी है। और दूसरी तरफ नंदा कौल जो है उस टाइम पे ये सोच रही होती है कि सच में पहाड़ों पर आज आग ही लग गई है, यानी कि उसकी फ्रेंड को मार डाला गया है, रेप किया गया है। तो ये पहाड़ों का दुख बताया गया है। ये दो और कैरेक्टर मैंने आपसे डिस्कस नहीं किए अभी, हालांकि मैंने इनके बारे में बता दिया। मिस डेविड और मिस राइट के बारे में हम यहाँ पर पढ़ते हैं, थोड़ा बहुत रेफरेंस आता है। ये मिस्ट्रेस होती हैं नंदा कौल के हस्बैंड की, यानी कि ये इनकी और ये जो है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, यानी कि नंदा कौल के हस्बैंड का और इला दास के हस्बैंड का। मिस राइट होती हैं मिस इला दास के हस्बैंड की मिस्ट्रेस होती हैं, उनसे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होता है। और मिस डेविड का होता है नंदा कौल के हस्बैंड के साथ, जिनकी वजह से इनका अपने हस्बैंड वाइफ के साथ रिलेशन ओके नहीं होता है। तो फायर ऑन द माउंटेन ये सारी स्टोरी को बताता है। अब हम बात कर लेते हैं वेयर शैल वी गो दिस समर, इसके बारे में। ये बड़ी अच्छी सी कहानी है और इसके साथ तो लगभग हर कोई अपने आप को कनेक्ट कर सकता है। बड़ी अच्छी सी स्टोरी है। यहाँ पर सीता और रमन के बारे में बताया गया है, यानी कि एक बार टीजीटी नहीं सॉरी पीजीटी में ऐसा केवीएस पीजीटी में ये क्वेश्चन पूछा गया है, विच ऑफ द नॉवल बाय अनीता देसाई हैज टेकन द एपिक नेम्स ऑफ रामायण। तो यहाँ पर सीता और जो रमन है, राम है, ये नाम जो एपिक नेम जो लिए गए हैं, ये इस नोवेल से लिए गए हैं, वेयर शैल वी गो दिस समर। सिंपल सी कहानी है। प्रोटैगनिस्ट है हमारी सीता है, इसके हस्बैंड का नाम है रमन, और इनके 4 बच्चे हैं। सीता 5वीं बार प्रेग्नेंट है। जो स्टोरी का बैकग्राउंड दिखाया गया, जो सेटअप है, ये है मुंबई शहर का। और स्टोरी बैक सेटअप जो दिखाया गया है वो मनोरी विलेज, मनोरी आइलैंड को दिखाया गया है। ठीक है, अच्छी सी कहानी है। मनोरी आइलैंड और मुंबई के बीच के आने जाने को लेकर ही है। यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो बताई गई है, देयर इज मेंटल एंड कम्युनिकेशनल गैप बिटवीन द कपल। देखा जाए तो 4 बच्चे ऑलरेडी हैं, 5वां बच्चा होने वाला है, लेकिन फिर भी कम्युनिकेशन गैप है। सटायर नहीं है, मेंटल एक स्टेट को बताया गया है कि ये जो लड़की है हमारी, जो सीता, जो प्रोटैगनिस्ट है, ये गांव के माहौल में रहना चाहती है, शांत वातावरण में रहना चाहती है। वेयर एज मुंबई इज अ बिग सिटी, सिटी ऑफ ड्रीम्स, है ना। बड़ा एंथोजियास्टिक सा मैनर है मुंबई शहर का, हमेशा भाग दौड़ चलती रहती है। ये शहर कभी नहीं सोता है, ऐसा बहुत बार सुनने में आता है मुंबई शहर के बारे में, है ना। हमारे इंडिया की जो एक इकोनॉमी है, बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो मुंबई शहर से निकल कर आता है, इकोनॉमी कंट्रीब्यूशन भी है। तो ये शहर भागदौड़ से भरा हुआ है। और रमन जो है ये इसी तरह का एक आदमी है, जो अपने काम में फुल्ली डिवोटेड है, जो अपनी वाइफ को इतना ज़्यादा टाइम नहीं देता है, जो मुंबई की इस चकाचौंध से खुश रहता है। अब यहाँ पर जो स्टोरी है वो सेटअप होती है, स्टार्ट होती है 5th टाइम प्रेगनेंसी ऑफ सीता, हु इज डिस्ट्रेस्ड विद द मटेरियलिस्टिक लाइफस्टाइल ऑफ मुंबई। मुंबई की इस चकाचौंध से, उसके इस भौतिकवादी माहौल से बुरी तरह से प्रभावित और जाना चाहती है सब कुछ छोड़ छाड़ के, विशेष टू गो बैक टू हर विलेज मनोरी टू गिव बर्थ टू हर चाइल्ड इन अ पीसफुल प्लेस।
सिर्फ इतनी सी बात है, इसी को लेके एक पूरा ताना-बाना क्रिएट कर दिया गया है कि ये अपने इस 5वें बच्चे को एक बड़े शांत माहौल में, सुखद माहौल में जन्म देना चाहती है। जब ये अपने हस्बैंड को, रमन को पूछती है कि भई क्या मैं गाँव जा सकती हूँ मनोरी आइलैंड? तो वो बोलता है कि नहीं जी। When she asks her husband, he denies for it because there was no medical facilities in मनोरी आइलैंड। मनोरी आइलैंड जाना चाहती है, वहाँ पर अपने बच्चे को जन्म देना चाहती है, शांत माहौल में रहना चाहती है, भीड़-भाड़ से, चकाचौंध से, धुएँ से, इन सारी चीज़ों से बचना चाहती है, लेकिन हस्बैंड मना कर देता है। One day she quietly come out of her home with her 4 children and goes to Manori where she has spent her childhood। अब एक दिन बिना अपने हस्बैंड को बताए ये चुपचाप अपने गांव में वापस लौट आती है अपने बच्चों को लेकर। अब इसके जो बच्चे हैं वो भी बड़े खुश हैं इस गांव के माहौल को देखकर, समंदर के किनारे को देखकर, वहां पर सी शेल्स को देखकर, है ना। बड़ा एनवायरनमेंट बड़ा अच्छा सा है, बड़ा पीसफुल सा माहौल है, नारियल के पेड़ ही पेड़ लगे हुए हैं, समुद्री किनारे हैं, अच्छे फिशेस देखने को मिल रही हैं और सी शेल्स देखने को मिल रहे हैं। बड़ा अच्छा शांत सा माहौल है, ठंडी ठंडी हवा, वो सारी चीज़ों को लेकर छोटे छोटे बच्चे हैं वो बड़ा इंजॉय करते हैं। और इसको भी अच्छा लगता है सीता को कि इसके बच्चे जो शहरी करण के चक्कर में फँस चुके हैं, यानी कि हर वक़्त वो मुंबई शहर में जब जब से रह रहे हैं, जब से पैदा हुए हैं तब से रह रहे हैं और उसी तरीके की सोच उनकी हो गई है, तो इनको यहाँ पर लाना कितना उसके लिए अच्छा हो गया है, वो यहाँ पर बताने की कोशिश। अब यहाँ पे जो सीता है वो सारी मेमोरीज को रिकॉल करती है कि वो एक ब्रोकन फैमिली से आई हुई है, उसकी जो मदर है उसको चाइल्डहुड में छोड़कर किसी और के साथ भाग जाती हैं और दूसरी तरफ उसके जो फादर है उनका भी किसी से एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो जाता है। और ये भी उसको यहाँ पर गांव में आके पता लगता है कि उसके फादर जो है वो ब्लैक मैजिक प्रैक्टिशनर थे। तो गांव के कुछ लोग तो उनको पसंद करते थे और कुछ नहीं भी करते थे। एक बार क्या होता है, देयर वॉज अ फ्लड इन देयर विलेज एंड हर फादर डाइड। सीता was saved by the man named Raman who is her father's friend's son। एक बार इनके गांव में फ्लड आती है जिसकी वजह से बाढ़ आ जाने के कारण इनके फादर की डेथ हो जाती है और सीता भी जब डूबने लगती है तो रमन जो है वो इसको बचाता है। रमन कौन है यहाँ पर? रमन इसके फादर के फ्रेंड का बेटा है जो इसको मुंबई ले जाता है और लेटर शी मैरिज विद रमन और रमन से ही इसकी बाद में शादी भी हो जाती है। देर इज अ कम्युनिकेशन गैप बिटवीन देम, इनके बीच में काफी कम्युनिकेशन गैप है। हाउ एवर रमन कम्स टू मनोरी आइलैंड एंड कन्विंस हर टू गो विद हिम। और रमन जो है वो मनोरी आइलैंड आता है, वो चाहता है कि उसकी जो वाइफ है वो मुंबई में ही इसके बच्चे को जन्म दे, तो वो उसको कन्विंस करता है और अपने साथ ले जाता है एंड फाइनली दे डिसाइड दैट दे विल डेफिनेटली कम बैक टू दिस प्लेस। और वो यही डिसाइड करते हैं कि आगे जब भी उनको वक्त मिलेगा छुट्टियों में वो ऐसे ही किसी पीसफुल प्लेस पे एनवायरमेंटल सिचुएशंस के करीब जाने की कोशिश कोशिश किया करेंगे ताकि उनके बच्चे भी उन चीज़ों को समझ सकें, अंडरस्टैंड कर सकें। और इसी एक हैप्पी एंडिंग के साथ में ये जो नॉवल है वो समअप होता है, वेयर शैल वी गो दिस समअप। तो आज के लिए इतना ही। चैनल के साथ जुड़े रहिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। जल्दी मिलते हैं और कुछ नई वीडियोस के साथ। थैंक यू।